नमस्कार, मैं राकेश यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान की पहली क्लास। और हमारा आज का पहला चैप्टर है भौतिक जगत। भौतिक जगत पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको देखना होगा, अभी तक आप क्लास 10 में जो भी साइंस पढ़ते थे उन सब में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान इन सब का मिक्सचर एक ही किताब में होता था। लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों ने 11वीं साइंस चुना है तो इसके अंदर आपको सारे विज्ञान को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ये भौतिक विज्ञान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और भौतिक विज्ञान का आज पहला चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है भौतिक जगत। तो सबसे पहले हमको समझने के लिए कि भौतिक विज्ञान क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा विज्ञान क्या होता है। तो बेसिक विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान जो है वो लैटिन भाषा का जो एक शब्द है सिंटिया, उससे लिया गया है, जो हमारा साइंस शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात किसी भी विषय के बारे में जानना। अगर इसको आप किताब की डेफिनेशन में देखना चाहें तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी विषय का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी विषय का अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करें तथा उसका व्यवस्थित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें तो वो विज्ञान कहलाता है। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो भौतिक विज्ञान की बातें हम यहाँ कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक शब्द है भौतिकी। हमको समझना पड़ेगा कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो ग्रीक लेटर फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ भी होता है प्रकृति। यानी भौतिक विज्ञान क्या है, जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान। एक बार मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, सुन लीजिए आप अच्छे से। किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं वो हमारा कहलाता है भौतिक विज्ञान। तो ये हमारा आपने विज्ञान की परिभाषा तथा भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखी। इसके बाद जो हमारा एक अगला टॉपिक आ रहा है वो है वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि को समझने से पहले हमको कुछ 4 से 5 पद दिए गए हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इन 5 पदों के बारे में बताता हूँ। किसी भी प्राकृतिक घटना को अगर हमें गहनता से समझना है या उसका अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें 5 पदों को समझना जरूरी है। उसमें जो सबसे पहला पद आता है वो है व्यवस्थित प्रेक्षण का, यानी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का। वो हमारा पहला पद है। किसी भी घटना को हमको समझना है तो पहले हमको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दूसरा जो पद है वो है उसकी मात्रात्मक तथा गुणात्मक विवेचना करना। फिर तीसरा जो शब्द हमारा है एक परिकल्पना की रचना करना, उसको गणितीय स्वरूप देना। फिर चौथा जो पद है वो पद है परिकल्पना का परीक्षण करना, यानी उसकी टेस्टिंग करना। और जो आखिरी हमारा पद है वो है परिकल्पना की स्थापना करना। तो अगर इन 5 पदों को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो ये कहलाता है वैज्ञानिक विधि। उपयुक्त 5 पदों का अगर हम एक साथ व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करें तो उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिजिक्स, यानी जो भौतिक विज्ञान है उसके प्रकार। तो भौतिक विज्ञान के प्रकार में सबसे 2 टाइप से में मुख्यतः 2 प्रकार है उसके। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को आपकी बुक में जो वर्ड है वो यूज़ किया गया चिरसम्मत भौतिकी, और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। अब इन दोनों प्रकारों को समझने से पहले आपको 2 पद है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। स्थूल किसे कहा जाता है, सूक्ष्म किसे कहा जाता है। स्थूल हम उसको बोल सकते हैं जिसको हम निरी आंखों से देख सकते हैं, या ऐसी परिघटनाएं जो हम देखी जा सके स्थूल के अंतर्गत आएंगी। और सूक्ष्म हम उसे बोलेंगे जैसे अणु हो गया, हमारा परमाणु हो गया, ये सब जो चीजें हैं सूक्ष्म के अंतर्गत आती हैं। ये मैंने क्यों बताया अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने जो पहला फिजिक्स का पहला प्रकार है
क्लासिकल फिजिक्स या चिर सम्मत भौतिकी के बारे में। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो स्थूल परिघटनाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर जो स्थूल परिघटनाएं होती हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। और उदाहरण के तौर पे जैसे यांत्रिकी हो गया, वैद्युत गतिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया और ऊष्मागतिकी हो गया। ये मैंने आपको उदाहरण दिया, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे आने वाले क्लासों में, डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज हमने केवल जाना कि इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जो दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा जिसका प्रकार है वो है मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर जो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो क्लासिकल फिजिक्स था उसके अंदर हम लोग स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन करते थे। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर हम लोग सूक्ष्म परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि उसके अंदर आएगा आपकी रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, क्वांटम मैकेनिक्स है, परमाणु भौतिकी है और या नाभिकीय भौतिकी है। ये सब टाइप्स ऑफ उसके अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सब हम आने वाले क्लासों में अध्ययन करेंगे। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय और ऊर्जा, ये सारी जो भौतिक राशियां हैं इनका विस्तृत पैमाने पे यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ लंबाई के बारे में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है इससे संबंधित जो भी परिघटनाएं हैं उनका 10⁻⁻14 मीटर या इससे भी कम, इससे भी सूक्ष्म तक अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंदर हम करते हैं। और यहीं पे अगर दूसरी ओर हम देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो 10⁻26 मीटर का है। तो एक छोटे पैमाने से लेकर इतने बड़े पैमाने की दूरी का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। अब अगर हम द्रव्यमान के कार्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो द्रव्यमान का कार्य क्षेत्र, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 10⁻30 kg है। साथ में जो विश्व का द्रव्यमान है वो 10⁻55 kg है। इतने पैमाने में हम अध्ययन द्रव्यमान के करते हैं। उसके बाद अगर समय के पैमाने में इसको मापा जाए, समय के परिसर में कहाँ तक इसका व्यापक उपयोग होता है, तो वो होता है 10⁻22 सेकंड से लेके 10⁻18 सेकंड तक। तो आपने देखा कि इसका कार्य क्षेत्र कितना विस्तृत है। और इसका कार्य क्षेत्र जो भी इसकी भौतिक राशियाँ हैं हमारी, इन भौतिक राशियों को छोटे से छोटे पैमाने से लेके बड़े से बड़े पैमाने तक इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान का दूसरे विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का रसायन विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटी और जो एक्सरे का जो विवर्तन, ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं थी इनको समझने के बाद हम जो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर पाए। तो ये उनके साथ एक अच्छा संबंध है। दूसरा जो विज्ञान के साथ संबंध है वो है जीव विज्ञान के साथ, भौतिक का जीव विज्ञान के साथ जो संबंध है उसमें जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास होने के बाद जो एक्सरे का हमने व्यापक रूप से प्रयोग किया, जो रेडियो समस्थानिक थे उनका हम कैंसर के इलाज में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। और जो एक्सरे है आप जानते हो चिकित्सा विज्ञान में उसका कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और व्यापक बड़े बड़े रोगों का उपचार करने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। भौतिक विज्ञान का गणित के साथ संबंध, तो मैथ्स जो है वो भौतिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि आपने अभी जब थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने जब साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे एक पद हमने पढ़ा था, उसमें हमने लिखा था कि परिकल्पनाओं को गणितीय स्वरूप देना, तो बिना गणित के वो संभव नहीं है। जो भी परिघटना है, जो भी सिद्धांत है, उसको समझाने के लिए हमको उसको एक गणित के सूत्र में व्युत्पन्न करना पड़ेगा। अब उसका खगोल विज्ञान के साथ क्या संबंध है भौतिक विज्ञान का। तो जैसे खगोलीय सूक्ष्मदर्शी है, जब से उसका आविष्कार हुआ तो ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है, पिंड है, उनका अवलोकन करने के लिए तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए
हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब संबंध है हमारे अन्य विज्ञानों के साथ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकृति में पाए जाने वाले मूलभूत बलों की। तो प्रकृति में मूलभूत 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल तथा चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। पिछली कक्षाओं में आप देखते आए हो, वैसे पढ़ा होगा आपने गुरुत्वाकर्षण बल, फिर भी एक बार उसको दोहराएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते किसको है, सबसे पहले उसकी परिभाषा हम देखेंगे कि कोई भी 2 पिंड है, पिंड या 2 वस्तुएं बोलिए आप उसको, कोई भी 2 वस्तुएं द्रव्यमान के कारण, कोई भी 2 वस्तुएं द्रव्यमान के कारण जिस आकर्षण बल का अनुभव करती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एक बार वापस मैं बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए आप। कोई भी 2 वस्तुएं द्रव्यमान के कारण एक दूसरे से आकर्षण का जो अनुभव करती है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूँ, पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के ही उदाहरण हैं। अब न्यूटन ने, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो न्यूटन के कथन के अनुसार कोई भी दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1, एक पिंड का m1 है, एक पिंड का m2 है, तो किसी भी वस्तु पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका सूत्र दिया गया है, F = गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G m1 m2 अपॉन में r² है। तो m1 तथा m2 ये 2 पिंडों का द्रव्यमान है तथा r जो है उन 2 पिंडों के बीच की दूरी है। तो जो कथन भी मैंने आपको इसका बताया है। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल कैसे बोलते हैं, तो आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। अब इससे संबंधित जो नियम है वो कूलम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर 2 स्थिर आवेश लिया जाए, पहला आवेश Q1 है तथा दूसरा आवेश Q2 तथा इनके बीच की दूरी r हो, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इस प्रकार होगा। इसके भी गुण हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले गुरुत्वाकर्षण बल के गुण पढ़े, तो विद्युत चुंबकीय बल के भी कुछ गुण हैं। तो ये आकर्षी तथा प्रतिकर्षी दोनों प्रकार के बल होते हैं। जो इसके पहले आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, वो केवल आकर्षण प्रकार का बल था, जबकि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी विद्युत चुंबकीय बल, ये आकर्षी तथा प्रतिकर्षी दोनों प्रकार का बल होता है। और ये भी दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और तीसरा जो इसका गुण है, तो ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं रहता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा कि ये लंबी दूरी तक कार्यरत रहते हैं, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल है वो लंबी दूरी तक प्रभावी नहीं रहता है। और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। तो ये सब जो गुण है वो विद्युत चुंबकीय बल के गुण है, आपने पढ़े। अब जो हमारा तीसरा बल है प्रकृति का, जो तीसरा बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जकड़े रखने के लिए या बांधे रखने के लिए जो बल उपयोग में लाया जाता है या जो बल उपयोग में होता है वो आपका होता है प्रबल नाभिकीय बल। उसी को हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। अब जो प्रबल नाभिकीय बल है ये प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है और इसमें आवेश के प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बीच में जो बल ये एक ही प्रकार से कार्य करेगा। ये आवेश के बदलने से ये बल में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका जो परिसर है वो है 10⁻⁻15 मीटर तक है
और जो हमारे परमाणु का नाभिक है उसके स्थायित्व के लिए जो जवाबदार बल है वो आपका प्रबल नाभिकीय बल है। और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो इस बल का अनुभव नहीं करता है। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो है प्रबल बलों की, मतलब जो प्रकृति में मूलभूत बल हैं हमारे, इन बलों की तुलना का एक टॉपिक है, एकीकरण और न्यूनीकरण। तो सबसे पहले ये शब्दों को समझना जरूरी है कि एकीकरण क्या है और न्यूनीकरण क्या है। तो एकीकरण के आप जो शब्द सुन के ही आपके माइंड में ख्याल आ रहा है कि एकीकरण मतलब किसी चीज़ का संयोजन, तो हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कोई भी ऐसी, एकीकरण को सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई भी ऐसी घटना जो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिनको किसी एक नियम द्वारा समझाया जा सके आसानी से, वो एकीकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे अब ग्रहों, जो हमारे ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इन सब की बातों का जो जवाब है वो हम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा दे सकते हैं, तो ये एकीकरण में आएगा। और न्यूनीकरण क्या होता है, जैसे किसी विशालतम निकाय हो या कोई ऐसी परिघटना हो जिसको समझाना संभव नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, उसके बाद या दो तीन परिकल्पनाओं के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं इनके हल हम न्यूनीकरण के द्वारा ढूंढते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एकीकरण और न्यूनीकरण, और जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं इसको आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है उसको आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में, और इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ये केवल एक पहले पार्ट की समरी थी, केवल, क्योंकि ये स्कूलों में तो अक्सर इसको पढ़ाया ही नहीं जाता, स्किप कर दिया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या इससे बोर्ड में केवल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको फिजिक्स समझना है तो उसके लिए ये जो समरी मैंने बताई है 15 से 20 मिनट की जो भी है, ये समरी को आपको समझना ज़रूरी है। और इसके बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके हमको बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।